बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से देखने वालों को हम खुश आमदेद कहेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गुरूर समझे जाने वाले रहनुमा वॉल ऑफ शेम तक आखिर क्यों पहुंच गए? एतजाज़ एहसन साहब और लतीफ़ खोसा साहब की जो बुनियादी रुकनियत है वो मुअत्तल कर दी गई है। इसके ऊपर तो मैं बात करूंगी, मगर इसके साथ साथ निहायत अहम मामला यह है कि सिविलियन अदालतें जब मौजूद हैं तो फिर मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल क्यों होंगे? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में एक बेंच तश्कील दिया गया है जो कि कल आने वाले कल यानी कि जुमेरात को जवाद एस ख्वाजा और एतजाज एहसन समेत 4 दरख्वास्तों पर समाअत करने जा रहा है। इस समाअत से मुतालिक और आइंदा आने वाले वक्तों के लिए क्या चीजें हमारे सामने आ सकती है, इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके साथ साथ हुकूमत और मिलिट्री मैशत बहाली के लिए मुश्तरका काविशों पर मुत्तफिक हो चुकी है। फ्रेमवर्क भी एक बाकायदा तौर पर तरतीब तो दे दिया गया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारी जो मुआशी डूबती नैया है उसको पार लगाया जा सके या फिर नहीं, इसके ऊपर बात होगी। आमिर साहब, पॉलिटिकल मामला तो हैं, लेकिन जब अदालत की बात करेंगे तो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो हैं उनकी मंजूरी दे दी गई है सदर आरिफ अलवी साहब की तरफ से को 29th चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं। इन 3 महीनों के पहले ही उनकी मंजूरी हुई है, 3 महीने पहले जी। ये इस पे कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं कि 3 महीने पहले उनकी ये तैनाती का नोटिफिकेशन कर दिया गया है। जो औसत है, फॉर एग्जाम्पल मेरा जस्टिस गुलजार, जस्टिस साकिब निसार, इनकी 15 से 20 दिनों में नॉर्मली होती है। मगर अभी मैं इरफान कादिर साहब को सुन रहा था कि उन्होंने जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की एग्जांपल दी कि उनकी 3 महीने से पहले हो गई थी। सो पहले भी एक कोई उनके बकौल मिसाल मौजूद है। मगर उन्होंने जो दूसरा जुमला कहा वो बड़ा ज़ूमानी था। और मालिक साहब के प्रोग्राम में थे, मालिक साहब ने कहा कि इसके ज़रिए आप बहुत पहले नोटिफिकेशन देके क्या पैगाम देना चाह रहे हैं। तो कि उन्होंने कहा जी बिल्कुल, अगर हम पैगाम देना चाह रहे हैं कि अगर कोई बेंचों के अंदर जो है आप मखसूस किस्म के जज लगाएंगे तो बिल्कुल ये एक पैगाम है, खुल के हम बात करते हैं। और एक मुस्तफ़ा खोकर साहब को मैं सुन रहा था, वो मेरा ख्याल काशिफ वासी के प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि ये सबॉर्डिनेट जुडिशरी को एक किस्म का जो है पैगाम दिया जा रहा है कि जनाब अपने बंदे के पुत्र बने, क्योंकि ये टाइम बड़ा क्रूशल टाइम है। इसके ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस हैं और अक्सर जो है ना लो जुडिशरी के अंदर हैं कि थिंग्स आर चेंजिंग, हालात बदल रहे हैं और आप अपना किबला भी दुरुस्त करें। तो ये इन सो मैनी वर्ड्स नहीं, लुबे लबाब उनकी गुफ्तगू का ये था। तो बहरहाल ये अच्छी बात है, मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये जो तासुर जो दिया जा रहा है और लिया जा रहा है कि जस्टिस फायज़ ईसा साहब जो हैं कि उनके ऊपर ये जो लेबल से लगाने की कोशिश करती है, जब गवर्नमेंट पार्टी बहुत ज़्यादा उनकी वो करती है तो उन पे भी प्रेशर आता है। और मैं समझता हूँ ये बड़ी गलत फहमी है। वो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, एक बड़े इस ख़ानदान से आते हैं, बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं। तो ये उम्मीद करना उनको कि आइन और कानून से हट के कोई चीज़ चले जाएंगे और इस तरह का कोई पार्टीजन, कोई एक गवर्नमेंट का जो एक पिछले उसमें ये एक बिल्कुल एक मैं समझता हूँ मुनक़िस्म जो अदालतें आई तो ये बता दिया गया कि जनाब ये 4 इधर के हैं, ये 5 इधर के हैं। खुला खुल्लम ये टीवी प्रोग्रामों में ये ख़ास तौर पे पॉलिटिशियन तो जलसों में कहते थे, नाम नहीं लेके करते रहे हैं चीफ जस्टिस का। तो मुझे तो सिर्फ उम्मीद है कि मैं दुआ भी करता हूँ और हर एक को करनी चाहिए कि अब कम से कम ये जो माजी का एक सिलसिला ही ख़त्म हो जाना चाहिए। उनके आने से चेंज ऑफ गार्ड के बाद ये अदालत की जो ये तासुर है ये अदालत के भी लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए ये वकीलों के साथ और जजों के साथ हो रही है कि ये तकसीम शुदा मुनक़िस्म हैं, तो ये ख़त्म होना चाहिए। उससे ज़्यादा अहम जो आज की दूसरी डेवलपमेंट है वो है कि कल जो है ना एक 9 रुकनी बेंच बन गया है और वो जो मिलिट्री आर्मी एक्ट के तहत जो अदालतें चलाई जाएंगी और उनके फाइल जो उसके अंदर केसेस लड़े जाएंगे सिविलियंस के, उसके ऊपर जो है वो अपना शुरू करेंगी प्रोसीडिंग्स उसके अंदर। क्योंकि जो जज पिटिशनर्स जो हैं वो जवाद ख्वाजा साहब हैं, एतजाज़ एहसन हैं और लोग जिक्र नहीं कर रहे, मगर पीटीआई चेयरमैन भी हैं। और ये इसलिए भी बहुत अहम होता है 2-3 वजह से। ये अदालत ये मुकदमा बहुत अहम है। पहला तो इसका बेंच की जो है ना जो तश्कील है
उसके अंदर उन जजेस के मतलब जिनके मतलब एतराज़ किया जाता था कि जी इनको नहीं लगाया जाता, वो काफ़ी सारे वो जजेस लगाए हैं, बल्कि मेजॉरिटी शायद उन्हीं जजेस की है जिनके मतलब के पॉलिटिकल पार्टीज और खासतौर पर PDM वाले शिकायत करते थे। तो उसके अंदर जो है जस्टिस फायज़ ईसा साहब भी हैं, जो सीनियर मोस्ट जज हैं चीफ जस्टिस के बाद। उनके बाद जो सबसे सीनियर मोस्ट जस्टिस सरदार तारिक साहब भी हैं, फिर उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, फिर जस्टिस याहिया खान हैं, उसके बाद फिर वो 3 बेंच जो बताया जाता है वो भी हैं, जस्टिस जाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस आयशा भी इसका हिस्सा है। 9 मेंबर के जैम पे बड़ा बेंच है। तो इसलिए ये कल जो एक सबसे पहली बात तो ये देखनी होगी, क्योंकि इसका मज़ार अली नकवी साहब भी इसका हिस्सा है, तो कि मौजूदा बेंच में से पहले ये थोड़ा होता रहा है कि कुछ जजेस जो है ना रिक्यूज़ कर जाते हैं, क्योंकि जस्टिस मज़ार अली नकवी साहब पे कुछ इल्ज़ामात हैं, तो पहले 1-2 जजेस रात रिक्यूज़ कर लेते हैं, हम उस बेंच में नहीं बैठेंगे जहाँ वो बैठे होंगे। तो कल ये पहली दिक्कत। दूसरा, इन जजेस का भी इम्तिहान है कि जो तासुर दिया गया है कि जनाब ये बड़ी एक ख़ास सोच के हैं और ये इधर के हैं उधर के हैं, 3-4 के एक बहस में जो जा दिया गया थे। तो इसमें देखना होगा कौन किधर खड़ा है। तो इसलिए इसकी बेंच की तश्कील पे किसी को पहले अगर एतराज़ात होते रहे, ख़ास किस्म का मखसूस बेंच है, तो मेजॉरिटी में वो मखसूस बेंच के अलावा भी लोग अब आ जाते हैं। उसके बाद जो है ये, क्योंकि इसकी अहमियत ये भी है कि बड़े बड़े क्योंकि अहम लीडरान भी इसके अंदर हैं, और PTI चेयरमैन के मतलब भी आम ये कहा जा रहा है, TV चैनलों पे भी ये कहा जा रहा है कि उनको भी इसके तहत जो है ना आर्मी एक्ट के तहत ट्राई करके, क्योंकि मिलिट्री एक्ट के अदालतों में जाएगी, फौजी अदालतों में जाएगी, तो चीज़ें बड़ी यूँ अब तो होंगी। हमारे TV प्रोग्राम पे एक हमारे कुलीग ने आगे कहा कि जी बस फ़ौरन उसके अंदर फैसला जाएगा और 15-20 दिन में उसके बाद उनको जेल हो जाएगी और उसके बाद वो ख़त्म हो गया अदालत, और उनका ये सियासत भी ख़त्म और उनकी सब कुछ ख़त्म। तो इसलिए भी ये अहम जो है ना बहुत ज़्यादा चीज़ आ गई है। और दूसरा ये एक बड़े अहम, जबकि सिविल मिलिट्री का एक बड़ा तनाव चल रहा है, उस मौके पे ये सिचुएशन आई है। वेलकम करने दीजिए इस वक्त सीनियर तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया। मज़हर साहब बहुत शुक्रिया। जी मज़हर बहुत बहुत शुक्रिया। बल्कि मैं आपकी राय इस पे जानना चाहूँगा कि ये जो कल अब 9 मेंबर का बेंच बन गया है, आपको पता ही है उसका, तो उस पे अब सारी निगाहें हैं कि इरफान कादिर साहब ने आज एक मालिक साहब के प्रोग्राम में ये कहा कि अगर ये अदालत इसको रिजेक्ट भी करती है तो हम नया कानून लेके आ जाएंगे। यानी वो बज़िद हैं कि इसको हर सूरत में हमने मिलिट्री कोर्ट्स के से ही ये फैसले करवाने हैं। तो आप क्या कहेंगे इस पे? शुक्रिया आमिर। कल मालिक साहब के शो में मैंने ये कहा था, और वहाँ बाकी लोगों का ख्याल ये था कि क्योंकि समर वेकेशंस हो गई हैं कोर्ट्स की और शायद ये नहीं बने। मेरा उस वक्त ये ख्याल था कि ये बनेगा, लार्जर बेंच बनेगा, और इसमें वो जजेस भी शामिल होंगे बशमूल जस्टिस फायज़ ईसा, जो उमर बंदियाल साहब से अदरवाइज़ जो तासुर है वो ये कि वो एक अलग ग्रुप है, ये एक अलग ग्रुप है। और उसकी बहुत सिंपल सी मेरे जहन में वो थी, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे मैंने ये बात नहीं की थी, लेकिन शायद ये ट्रायल ऑफ द कोर्ट है। और ट्रायल ऑफ द कोर्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें ज़ाहिर है वो जजेस भी शामिल हैं जिन जजेस ने एक वक्त में ये फ़ैसला दिया था, मिलिट्री कोर्ट के अगेंस्ट फ़ैसला दिया था, जिसमें जस्टिस फायज़ ईसा भी थे और जस्टिस जवाद ख्वाजा भी थे। अब ये अलग बात है कि जस्टिस जवाद ख्वाजा को पिटिशनर बनना चाहिए था, लिटिगेशन में जाना चाहिए ऐसे उसमें मामलात में, उस पर भी इरफान कादिर साहब का एक मौक़िफ़ है। और उससे हटकर भी जो चीफ जस्टिस मुल्क के रहे हों वो अदालतों में उसी अदालत में पेश हों, ये भी एक अजीब सी बात होगी। और ये ऐन मुमकिन है कि ये सवाल कल उठे, क्योंकि जो जजेस वहाँ बैठे होंगे उनमें से कुछ जजेस तो ऐसे भी होंगे ना जो जस्टिस जवाद ख्वाजा के जूनियर रहे होंगे। ये भी एक बड़ी वो खुद पेश होते हैं जवाद ख्वाजा साहब, ये भी देखना होगा, या उनको कोई रिप्रेजेंट करता है, आई डोंट नो। लेकिन ये गैर मामूली
केस है। एक फ़ाइज़ ईसा साहब के लिए भी बहुत वो होगा इसमें कि वो अपने पुराने मौक़िफ़ जो उनका रहा है और आज की जो रियलिटीज़ हैं, पोस्ट 9 मई की जो रियलिटीज़ हैं, उनको सामने रखते हुए वो क्या फ़ैसला करेंगे। उमर बंदियाल साहब और दीगर अफराद का जो उनका भी एक वो है, तो ये आसान मुकदमा नहीं है, ये बहुत बड़ा मुकदमा है। और चूँकि 9 रुकनी बेंच है, इसका फ़ैसला भी बहुत बड़ा होगा। अगर ये बेंच बरकरार रहती है, अगर ये बेंच टूटती नहीं है, तो ये इसका फ़ैसला भी बहुत वो होगा। और इसी से लिंक 2 बातें हैं जो शायद डायरेक्टली केस से लिंक नहीं हो, कि जो 2 पिटिशनर्स हैं उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कल तक रहा था। आज उन दोनों की बुनियादी रुकनियत ख़त्म कर दी गई। इससे पहले भी उनकी पोजीशन नहीं, वो एतजाज़ एहसन जो हैं पिटिशनर हैं, लतीफ़ खोसा साहब इसको भी वकालत और वो और सलमान अकरम राजा इसके वकील हैं। हाँ, तो यही मैं कह रहा हूँ ना कि उन दोनों की पीपल्स पार्टी की रुकनियत, बुनियादी रुकनियत उसके ऊपर बिल्कुल। अब ये नेक्स्ट मैं आपको उसी तरफ आ रहा हूँ, पर मैं अभी इसी उस पर आपसे ये पूछना चाह रहा था कि पीडीएम का एक तबका है जिस तरह जिसकी नुमाइंदगी जो है इरफान कादिर साहब कहते हैं कि उन्होंने हर सूरत में आर्मी एक्ट के ज़रिए ही करवाना। उन्होंने कहा जी हम कानून नया ले आएंगे अगर इसके ख़िलाफ़ फैसला आ गया। पर पीडीएम के अंदर ही काफ़ी लोग हैं जो कि ये समझ रहे हैं कि कल को ये माजी भी रहा है कि यही इस तरह के ही कानून जो हैं उन लोगों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुए। जिस तरह पीपल्स पार्टी की एक स्ट्रगल रही हुई है, रज़ा रब्बानी साहब का भी हाल ही में हमने सेनेट में बयान देखा। उन्होंने कहा जनाब ये आर्मी एक्ट के तहत सिविलियंस को ट्राई करना कोई अच्छी बात नहीं है। इस पर क्या कहेंगे आप? मुझे आमिर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे एक बड़ा बुरान नज़र आ रहा है, एक बड़ा बुरान खड़ा हुआ होता नज़र आ रहा है। देखिए, बहुत गैर मामूली कल एतजाज़ एहसन और लतीफ़ खोसा साहब जिनकी पिटीशन वो है, वो कल जाके चीफ जस्टिस से मिलते हैं और आज पिटीशन लग जाती है। इसका जो भी फैसला होगा, वो जिस तरह इरफान कादिर साहब बात कह रहे हैं उसको भी हमें जो है लाइटली नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर कोई हुकूमत कानून लाती है और फिर उस कानून को भी सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर देती है, तो हम क्या देख रहे हैं? हम कोलैप्स देख रहे हैं, कंप्लीट कोलैप्स देख रहे हैं। क्या अल्टीमेटली यही कैन लीड टू द अल्टीमेट, और सिस्टम जा भी सकता है ऐसी सिचुएशन में। अगर यहाँ ये बात आती है और इस तरह की चीज़ आती है, और उसमें बड़ा टेस्ट होगा। देखिए, उसमें उन जजेस का बड़ा टेस्ट होगा, और शायद उनको इसीलिए शायद बेंच में शामिल किया गया है कि उनके लिए बड़ी मुश्किल सिचुएशन होगी। पीपल लाइक जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जो जजेस हैं, तो ये या तो ये हो सकता है कि कल इनमें से एक आध जज जो है वो उठ जाए और बेंच टूट जाए, और उसकी वजह जस्टिस जवाद ख्वाजा बने। लेकिन उसके बाद फिर कौन सा दूसरा बेंच फिर कौन सा तश्कील देगा? नहीं, जस्टिस मज़ार अली नकवी के ऊपर पहले एतराज़ करके जजेस ने रिक्यूज़ किया हुआ है, सो ये एक ग्राउंड भी बन सकती है। और दूसरे ये कि ये जो एकदम 3 महीने पहले, तकरीबन 3 महीने पहले जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के बारे का नोटिफिकेशन हुआ है, वैसे तो उनको बनना ही था सीनियर मोस्ट जज, तो ये भी इस चीज़ को भी बहुत ही, क्योंकि सिर्फ एक केस इसके अलावा पूरी जुडिशल हिस्ट्री में है, और वो इफ्तिखार चौधरी साहब का है कि उनको भी 2-2.5 महीने गालिबन पहले उनका नोटिफिकेशन हुआ था। ये दूसरा नोटिफिकेशन है जो तकरीबन 3 महीने पहले, 87 डेज़ पहले हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक गैर मामूली सूरत हाल की तरफ निशानदेही कर रही हैं, एक गैर मामूली बुरान खड़ा होता हुआ देख रही हैं। जो डायलेमा है, वो डायलेमा ये है कि कौमी असम्बली मिलिट्री कोर्ट्स के हक़ में करारदाद पास करती है। अभी ख़ुद मिलिट्री अथॉरिटीज़ ने ये फ़ैसला नहीं किया है कि साबिक़ वज़ीर आज़म का ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट में होगा या किसी स्पेशल कोर्ट में होगा, और अगर वो मिलिट्री कोर्ट में होता है तो ये भी पाकिस्तान की सियासी तारीख का पहला ट्रायल होगा किसी एक्स प्राइम मिनिस्टर का जो मिलिट्री कोर्ट में होगा।
तो ये जी बिल्कुल, यही एक बहुत अहम पहलू है जिससे कि सारी नज़रें जो हैं सुप्रीम कोर्ट पे हैं। हर एक का इम्तिहान है, सुप्रीम कोर्ट का भी इम्तिहान है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी इम्तिहान है, सिविल सोसाइटी का, वकला का, हमारा भी इम्तिहान है कि ये क्योंकि बहुत ज़्यादा तारीखी फैसला होगा और इससे जो भी नतीजा निकलेगा वो है। मगर इरफान कादिर साहब की जो पोजीशन रही हुई है, ये आज भी जो उनकी पोजीशन रही है, वो ये हमेशा कहते हैं कि जनाब के जो पार्लियामेंट जो कानून पास कर देती है, सुप्रीम कोर्ट का कोई इख्तियार नहीं है कि उसको चैलेंज करे, और अगर वो चैलेंज करे तो वो उसको, उनकी नज़र में ये हमेशा रहता है कि ये सुपरसीड कर रहे हैं, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को चैलेंज कर रहे हैं। हालांकि जितना मर्जी वो नज़र आ रहा होता है कि दफा ये पर्सन स्पेसिफिक है, इशू स्पेसिफिक है, या बदनीति पे मबनी है, मगर वो कहते हैं जी हम बना देंगे तो बस उसके बाद फिर वो एक बिल्कुल इस तरह का एक माहौल बना दिया जाता है कि जिसमें अदालतों पे ये हमने देखा पहले, ये जो रिव्यू एक्ट आया और प्रैक्टिसेस वाला 2 कानून आए हैं, वो बिल्कुल ऐन उस वक्त जबकि फैसले आ रहे थे या आने वाले थे उसके साथ वो आते रहे। तो ये एक बड़ी नई सिचुएशन है। देखिए आमिर, तसादुम लग रहा है, बहुत तसादुम मुझे इनएविटेबल लग रहा है। और ये जब तसादुम इस तरह का होगा तो मेरे ख्याल में अगर किस लेवल तक जाता है बीच में, देखिए सुप्रीम कोर्ट मेरे नुक्ता नज़र से 14 मई के मामले में रिट्रीट किया सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने कोई कंटेम्प्ट की तरफ नहीं गई। सुप्रीम कोर्ट चाहती तो ले लेती, कंटेम्प्ट ले लेती। इलेक्शन कमीशन ने उनके फैसले को नहीं माना। इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हमने नहीं देखी उस सिलसिले में। अब वैसे भी जस्टिस बंदियाल के पास बहुत कम टाइम नज़र आता है। ऐसे में उन्होंने कल ये बेंच एकदम यकायक उस पिटीशन को एक्सेप्ट करना और फौरी तौर पे उसको फिक्स कर देना और फिर एक ऐसा बेंच बना देना जो और मामलात में जब बनना चाहिए था वो नहीं बनना चाहिए था। इरफान कादिर साहब की जो बात को मैं इसलिए बाय नहीं करता, यानी वो हो सकता है कि उनका आर्गूमेंट मजबूत हो, लेकिन ये कि अल्टीमेट आपके यहाँ जुडिशल फोरम तो सुप्रीम कोर्ट ही है। और अगर वो ये समझती है कि आइन में तरमीम जो है वो कहीं मुतसादिम है तो उसको स्ट्राइक डाउन कर देती है। इसका इख्तियार दिया हुआ है, आपके आइन ने ही उनको दिया हुआ है। तो अगर आप उस चीज़ को नहीं मानते और मुसलसल वायलेशन कर रहे हैं तो हम एक ऐसी सिचुएशन में अपने आप को लेके जा रहे हैं जहां सिस्टम उड़ा के रख दिया जाए। और अगर सिस्टम उड़ा के रख दिया जाएगा तो फिर बाद में मैं और आप हम अपनी लॉजिक पेश कर रहे होंगे कि इसमें कौन कसूरवार है, सब कसूरवार हैं, तुम कसूरवार हो, ये कसूरवार हैं, पॉलिटिकल लीडर्स कसूरवार हैं, जुडिशरी कसूरवार है, इस्टेब्लिशमेंट कसूरवार है। लेकिन सिस्टम तो चला जाएगा। तो बेहतर ये है कि हमें उस तरफ जाना चाहिए जिससे शायद सिस्टम बच जाए और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएं। लेकिन मुझे लग ये रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज और हमारे पॉलिटिशियंस अपना स्पेस दूसरे को देते जा रहे हैं और वो स्पेस लेते जा रहे हैं। मैं अब उस इशू पे आ रहा हूँ जिस पे पहले आपने बात की थी कि टाइमिंग जो पहले लतीफ़ खोसा साहब को और एतजाज़ हसन को दोनों की रुकनीत मुअत्तल करने की, और अब CEC को कहा गया है कि इनकी वहाँ से भी निकाल दिया जाए, इसको रेटिफाई कर दिया जाए। तो जब लतीफ़ खोसा साहब पे एक तो फायरिंग का हमला होता है और ये 2 जज जो वकला रहे हुए हैं, सीनियर वकला रहे हुए हैं जो कि बड़े एक्टिव रहे हुए हैं जुडिशल इंडिपेंडेंस के हवाले से पिछले चंद महीनों से, तो उसकी टाइमिंग के उसी दिन पहले इनको लतीफ़ खोसा साहब की रुकनीत की गई। एतजाज़ की अगर आप मुझे इजाज़त दें, थोड़ी सी मैं तकरीर लंबी करना चाह रहा हूँ 2-3 मिनट की, कि मुझे इसलिए भी तकलीफ़ हुई कि एतजाज़ हसन का मुकाम पीपल्स पार्टी के अंदर बहुत बड़ा है कि बिलावल साहब तो पैदा ही खैर नहीं हुए थे, बीबी की भी अभी शादी नहीं हुई थी और वो पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं थी। 77 की असम्बली में भी जो है एतजाज़ हसन साहब भुट्टो साहब की कैबिनेट के अंदर भी शामिल थे, प्रोविंशियल कैबिनेट के अंदर। तो उस ज़माने में, और फिर हमने याद है कि बुशरा बीबी की वो डंडे खाते हुए तस्वीरें भी हमने देखी हुई हैं 86 की उसके दौरान में। तो वो इतना पुराना उनका नाम है और फिर उनको अंडरमाइन इस तरीके से करना कि वो बीबी भी उनका बहुत एहतराम करती थी। और जिस तरह खोसा साहब का ये उनकी तस्वीर हॉल ऑफ शेम में लगा दी हुई है
और अब ये अगर इत्तेज़ाज़ हसन की भी हॉल ऑफ शेम में लगाते हैं हाँ। तो आप और हम जो कि 20-30 साल से इकट्ठे सियासत कर रहे हैं और हमने उनसे बहुत कुछ सीखा भी है और देखा भी है, और हमें वो असम्बली में 1990s में तकरीरें याद आ जाती हैं कि घंटा 2-2 घंटे जब वो तकरीर करते थे तो वो पूरा समा बांध देते थे, वो तर्जुमान होते थे पीपल्स पार्टी का, और बीबी को भी उनके क्रीडेंशियल्स थे कि वो रोक भी देते थे और हर किस्म की बात कर लेते थे। तो आसिफ ज़रदारी साहब के दौर में उनकी ये मैं कहूँ तकरीम में कमी करना कि पहले आपने उनको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया। बाय द वे फारूक लगारी की जो है वो हॉल ऑफ शेम में नहीं लगाई, उसके बेटे के साथ पार्टनर हैं इस वक्त पीडीएम के अंदर पीपल्स पार्टी वाले, और इनके साथ करना का मुझे ज़ाती तौर पे बड़ी तकलीफ हुई है। आप क्या कहेंगे? देखिए, एतजाज़ हसन 76 में पीपल्स पार्टी छोड़ गए थे। 76 में उन्होंने फिर उसके बाद जब मार्शल लगा तो उन्होंने तहरीक इस्तिक़लाल ज्वाइन कर ली। नहीं, 77 में वो प्रोविंशियल कैब दोबारा उन्होंने ज्वाइन कर ली थी। 77 में प्रोविंशियल कैबिनेट के मेंबर थे, मुझे जो याद पड़ता है मजर जी। बाद में थोड़ी देर के ये छोड़ गए थे, तहरीक इस्तिक़लाल में चले गए, फिर बेनज़ीर भुट्टो उनको वापस लाई और बहुत वोकल उन्होंने पीपल्स पार्टी का मुकदमा लड़ा है। आखिरी जो उनकी मार्कतुल्लारा तकरीर थी जो आपको याद होगा वो 2014 में नेशनल असम्बली में थी, जिस पे चौधरी निसार बहुत गुस्से में थे और उन्होंने बाकायदा चौधरी निसार को मुखातिब करते हुए बहुत सी बातें की थी। I'll take you to the cleaners। जी। और फिर 2015 में दुबई में एक बड़ी मैराथन पीपल्स पार्टी की मीटिंग हुई थी, उसका मुझे याद है, और एतजाज़ हसन साहब से ख़ुद भी मैंने मालूम किया था, फिर नदीम अफजल चंद से भी मालूम किया, फिर कायरा साहब से। ये तीन वो लोग थे जिन्होंने जो एनालिसिस हो रहा था कि 2013 का इलेक्शन क्यों हारी पीपल्स पार्टी, और जरदारी साहब भी वहाँ मौजूद थे, जरदारी साहब की सदारत में इजलास हो रहा था। तो एतजाज़ हसन ने वहाँ ये बात की कि जी वो आपकी वजह से हारे, क्योंकि पंजाब में लोग पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, हमें एक तो मिलते नहीं हैं और जो मिलते हैं वो आपकी तस्वीर नहीं लगाना चाहते। तो उनकी तजवीज़ ये थी एतजाज़ हसन साहब की कि क्यों ना हम आप जो लोग इस एज के लोग हैं वो पीछे हट जाएं और लेट बिलावल रन द पार्टी, उनको तमाम इख्तियारात दे दें, गलती करेंगे सीख जाएंगे। उस वक्त भी जरदारी साहब ने एतजाज़ हसन के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की, उसके बाद भी जो वो पोजीशन लेते रहे कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2009 में जो थे वो बाकायदा नवाज़ शरीफ का पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी और वो गाड़ी चला रहे थे नवाज़ शरीफ की, और नवाज़ शरीफ के जो लॉन्ग मार्च का हिस्सा थे वो, उस वक्त भी उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हुई। इसलिए मुझे ये लग रहा है कि इस वक्त जो कार्रवाई हुई है एतजाज़ हसन के ख़िलाफ़, उसका ताल्लुक़ उनके मिलिट्री कोर्ट्स वाली पोजीशन से है, जो कि शायद पीपल्स पार्टी को, या तो पीपल्स पार्टी ने खुद ये वो किया है कि इसका मैसेज जो है वो इस्टेब्लिशमेंट अच्छा ना ले इस चीज़ का, इस वजह से। क्योंकि उसके अलावा मुझे कोई पॉलिटिकल रीज़न एज सच नहीं लग रहे। मैं लतीफ़ मूसा साहब की बात नहीं करूँगा, एतजाज़ ही की बात करूँगा कि जिसकी बुनियाद पे, वरना वो यानी इससे पहले तक तो सेंट्रल कमेटी के मेंबर थे, तमाम तर अपने मौक़िफ़ के बावजूद वो सेंट्रल कमेटी के मेंबर रहे एतजाज़ हसन। तो मुझे लगता है कि शायद उनको ये कहा गया हो कि ये आप ना जाएं आगे इस केस में उसमें, और उन्होंने उससे इनकार किया हो, इसकी बुनियाद पर उनको किया गया। मगर आसिफ बीबी की शहादत के बाद सबसे ज़्यादा कदावर कोई शख्स था पीपल्स पार्टी में तो वो एतजाज़ हसन थे, इसमें कोई शुबे की बात नहीं है। मगर आसिफ ज़रदारी साहब ने एक बड़ी क्वेश्चनेबल एक विल दिखाई गई और वो बन गए, तो उन्होंने भी उसको ऑब्जेक्ट नहीं किया, उसके साथ चलते रहे। मगर क्रीडेंशियल्स में बड़ा फ़र्क था। आपने भी माजी का हवाला दिया, 1977 में जो है हाकिम अली जरदारी साहब को पीपल्स भुट्टो साहब ने टिकट नहीं दिया था, और वो भी गालबन तहरीक इस्तिक़लाल की या ANP की टिकट के ऊपर खड़े हुए थे। और 1985 की वो इलेक्शन जो कि नॉन पार्टी जिसका बाइकआउट पीपल्स पार्टी ने किया था, हाकिम अली जरदारी साहब और आसिफ जरदारी साहब ने कंटेस्ट किया था, और वो दोनों की ज़मानतें ज़ब्त हो गई थी। उनको जो भी कुछ मिली है इज़्ज़त अफजाई वो पीपल्स पार्टी की वजह से मिली है। आमिर हाकिम अली जरदारी जो थे वो नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी में गए थे, शेरबाज मदारी वगैरह के साथ। जी जी जी। उन्होंने, और वो बहुत ज़्यादा एंटाई भुट्टो थे। मैंने उनकी प्राइवेट महफिलों में भी गुफ्तगू सुनी है, उनकी तकरीरें भी सुनी है मैंने।
तो वो रहे, लेकिन उनको शिकस्त हुई बिल्कुल। और फिर बाद में वो जाहिर है जो रिलेशनशिप बनी उसके बाद वो पीपल्स पार्टी में आ गए। लेकिन मुझे आसिफ अली जरदारी साहब ने, मैं वही कह रहा हूँ कि मुझे एतजाज़ एहसन ने अपनी हमेशा, और उनकी ज़्यादा पोजीशन मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ रही है। एक उनका है, एक मौक़िफ़ है, सख्त मौक़िफ़ है, और उसको कहीं पीपल्स पार्टी को वो मौक़िफ़ सूट करता है और कहीं नहीं सूट करता। इसलिए मुझे ये लग रहा है कि इसमें मसला चेयरमैन पीटीआई वाला मसला नहीं लग रहा मुझे। इसमें मुझे लग रहा है कि एतजाज़ एहसन साहब जो ये पोजीशन ले रहे हैं, और ऐन मुमकिन है कि कल वो शायद उनके वकील भी बन जाएं, वो मसला मुझे लग रहा है जिसकी बुनियाद पे पीपल्स पार्टी के पास या जरदारी साहब के पास इसके सिवा कोई चॉइस नहीं रही। मुझे ब्रेक का ज़रूरत कह रही है, मैं क्विकली इसके बाद आपसे इजाज़त लेंगे क्विकली कि कई दफ़ा ये बिल्कुल अब अपने फैग एंड पे आ गए हैं जस्टिस बंदयाल साहब, और उन्होंने जो इम्प्लीमेंट करवाना था 14 मई का फ़ैसला वो नहीं करवा पाए, और इन्होंने सख्त कोई फ़ैसले नहीं किए। कई दफ़ा हमने देखा है माजी में, जिस तरह मलिक रियाज के फ़ैसले के ऊपर जो है बहुत 460,000 रुपये का जो जुर्माना हुआ था, बहुत ज़्यादा प्रेशर था। वो जज साहब आखिरी दिन पे ये फ़ैसला दे के गए थे। तो आप क्या समझते हैं कि आखिरी दिनों में बंदयाल साहब अपनी कोई लेगेसी बना सकते हैं, बनाना चाहेंगे? क्विकली देखिए, ट्रायल ऑफ द कोर्ट मैंने इसीलिए कहा, और बंदयाल साहब का भी ये बहुत बड़ा ट्रायल है। जस्टिस बंदयाल साहब का मैं बहुत अच्छा होता, वो कुछ नहीं करते, वो भले फुल कोर्ट बेंच नहीं बनाते, फुल बेंच नहीं बनाते, वो फुल कोर्ट मीटिंग ज़रूर करते हैं। फुल कोर्ट मीटिंग ना करके बंदयाल साहब ने सुप्रीम कोर्ट को डिवाइडेड रखा, और यही हमारी अफसोसनाक बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच। अभी ब्रेक की तरफ चल रहे हैं, ब्रेक से हम वापस आएंगे तो पाकिस्तान की जो मईशत है उसको पार लगाने के लिए, बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए कहा जा रहा है कि हुकूमत मिल के ये काम कर रही है कि हुकूमत और मिलिट्री दोनों ही मईशत बहाली के लिए कुछ कोशिशें करना चाह रही। बहुत अच्छी बात है, मिलकर तमाम इदारों को मईशत की बहाली के लिए काम करना चाहिए, लेकिन देखना ये होगा कि तमाम कोशिशें बेरंग रहेंगी या इनमें कुछ रंग भी हमें नजर आएगा। ब्रेक, हमारे साथ रहिए। फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। जाते हुए हमने जिस तरह से मैशत के हवाले से बात की थी, और काविशें तो बहुत बड़ी हैं, वाकई उम्मीदें भी उतनी ही बड़ी बांधनी चाहिए कि नहीं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ माहिर मौशियत शाहिद हसन सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। ओवर टू यू आमिर साहब। जी, वो इस गवर्नमेंट के 1.5-2 माह रह गए हैं, और ये इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि अज़रबैजान के साथ LNG की डील कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म जो है पता चल रहा है कि ये अबू धाबी टर्मिनल अबू धाबी वालों को दिए जा रहे हैं। तो जाते वक्त ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जिसके दूरदर्श नतजायज हों और अगली 2-3-10 साल तक हम उनमें जकड़े रहें, ये कोई इसकी तुक नहीं बनती। और क्लेम भी बड़े बड़े किए जा रहे हैं कि अगले 12 साल में जो हैं $10,000 जो हैं वो पाकिस्तान में हमारी GDP हो जाएगी। अभी हफीज़ पाशा साहब को मैं सुन रहा था, वो मजाक ही उड़ा रहे थे। उन्होंने कहा इसका मतलब है 300% ग्रोथ, और जो कि दुनिया की तारीख का पहला रिकॉर्ड होगा, सबसे बड़ा। मेरा सर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, डॉक्टर साहब आपका कोई तारुफ के महताज नहीं है। ये एक तरफ तो ये वाले सबज बाग हैं, दूसरे हम ये फिक्र कर रहे हैं कि यार ये डिफ़ॉल्ट ना कर जाएं। वर्चुअल डिफ़ॉल्ट तो हो चुका, और अभी लेटेस्ट ये है कि ब्लूमबर्ग की आपसे तो छुपी नहीं है, मगर आम आदमी को बता दें कि जिस तरह का उन्होंने नक्शा खींचा है कि जनाब ये आइंदा वाले जो 10 दिन के अंदर अगर ये IMF वाला नहीं होता, जिसका बड़ा इम्कान कम लगता है, और प्राइम मिनिस्टर उनके तरले कर रहे हैं मीटिंग के लिए, और अगर नहीं होता तो फिर डिफ़ॉल्ट के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि हमारे पास जो है 4 बिलियन का रोल ओवर्स के बावजूद $4 बिलियन का एक कमी आ रही है। सर कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे? बहुत शुक्रिया आपका। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान की मईशत को इस वक्त संगीन तरीन ख़तरात और संगीन तरीन चैलेंजेस का सामना है, और इसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं। लेकिन हमने सूरत हाल को ख़राब किया कि हमारे वज़ीर दफ़ा ने कहा कि हम तो डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। हमारे एक साबिक़ सदर ने ये कहा कि जी हम तो एक जो है वो दिवालिया मुल्क में रह रहे हैं। तो इस किस्म की बातें एक बहुत ख़राब मैसेज देती हैं। लेकिन ये हकीकत है कि हमारे इशारे तमाम ख़राब हैं। बैरूनी सरमायाकारी गिरी है, हमारी तरसीलात गिरी हैं, हमारे जो शरह नमो है वो मनफी है, महंगाई खत्ते के मुकाबले में 6 गुने से ज़्यादा है। जैसे हमारा जो
महंगाई है, अगर ये 39% है तो खत्ते के मुल्कों के मुकाबले में इस वक्त वहाँ 6 से 9% है। तो सवाल सिर्फ ये पैदा हो रहा है कि मनसूबाबाजी करना एक अच्छी चीज़ है कि मईशत को हम तरक्की दें, बुरहान से निकालें, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ को नज़रअंदाज करके जो भी हिकमत अमली होगी वो कामयाब नहीं होगी। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि IMF के साथ हमें मुश्किलात का सामना है, और लेकिन ये तो 100% यकीनी है कि 30 जून को ये प्रोग्राम मुकम्मल हुए बगैर ख़त्म हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा एक किस्त मिलेगी या शायद ना मिले, लेकिन मसला ये नहीं है, मसला इससे बड़ा है। वो मसला ये है कि इस वक्त हम ये समझते हैं कि 12 अगस्त को हमारी असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी। अगर ऐसा होता है तो फिर केयरटेकर्स आएंगे, इंतखाबात होंगे, तो दिसंबर से पहले तो नई हुकूमत संभाल नहीं सकेगी। तो क्या हम दिसंबर में कर्जे की नई दरख्वास्त देंगे जो कोई 7-7.5 अरब डॉलर की होगी 3 साल की मुद्दत के लिए, और अगर उसको 4 महीने वो लेते हैं तो फिर हम उस वक्त तक हमारा क्या हाल होगा? यानी IMF की किस्त मिलने के बावजूद हमें वो बड़ा कर्जा लेना है, तो वो बड़ा कर्जा हम दिसंबर 2023 में अगर लेते हैं तो उस वक्त तक क्या मुश्किलात होंगी। दूसरा सवाल ये है कि हमारा जो ये मौजूदा प्रोग्राम है वो तो सितंबर 2022 में ख़त्म हो रहा था। इस हुकूमत ने उसको तोसी क्यों कराई? अगर सितंबर 2022 में ख़त्म होने देते और दिसंबर 2022 से पहले वो दरख्वास्त दे देते तो दिसंबर 2023 का मसला नहीं पैदा होता। तो ये तो हमने अपने आप को खुद मुश्किलात में डाल लिया। IMF का रवैया जो है मुआंदाना है। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने 1 घंटा बात की IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से, अब वो कहते हैं मैं उनसे मुलाकात की कोशिश करूंगा। एक जौहरी ताकत को $1 बिलियन के लिए हमने कहाँ पहुंचा दिया कौम को, और हमें सोचना है। इतनी बुनियादी। दूसरा जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाह रहा हूँ वो ये है कि अभी जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेटेड काउंसिल बनी है, अगर इसमें इनका मकसद ये है कि बरामदात में इजाफा करना है, बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा करना है, तो कुछ सवालात पैदा होंगे मेरे हिसाब से। पहला सवाल तो ये है कि जो आज मईशत को मुश्किलात हैं, चैलेंजेस हैं, डिफ़ॉल्ट की कैफियत है, और बैरूनी लोग कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के करीब है, तो मेरे ख्याल से पहला काम जो करना था कौमी सलामती कमेटी में, जिसमें कि तीनों अफवाज की नुमाइंदगी है, वो ये कानून साजी करते कि इस्लाहात को कानूनी शक्ल देते। उसके बगैर तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, ना कोई सरमायाकारी आएगी, और डिफ़ॉल्ट के करीब आप जा रहे हैं। तो एक ये कानून बनना चाहिए था, कौमी सलामती कमेटी में फैसला होना चाहिए था कि जनाब हमें टैक्सों की इस्लाहात करनी है, तवानाई के शोबे में इस्लाहात करनी है। हमारे यहाँ बैरूनी जो सरमाया बाहर मुंतकिल हो रहा है कानूनी तरीके से, उसको हम रोकने के लिए तैयार नहीं है। वो $1 अरब सालाना जा रहा है, तो उसको आप रोकें। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 111(4) को मनसूख करें, तवानाई के शोबे में इस्लाहात लाएँ। अगर ये कर लेते तो ये 100%। सर ये आपकी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि किस्म का ये अब तासुर दिया जा रहा है कि अगर IMF से हमारा ये समझौता नहीं भी होता तो ये प्लान B है, बड़ी अच्छी बात है। मगर इसके मतलब 2-3 जो सवाल किए जा रहे हैं कि ये मिड टर्म लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म में हमें क्या करना है अपने जो फॉरेन रिजर्व्स के मसाइल को और डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए। प्लस ये अभी हफीज़ पाशा साहब को मैं सुन रहा था, उनका एक बड़ा वैलिड पॉइंट था। उनका जी दुनिया पर ये फॉरेन डायरेक्ट FDIs आगे से पहले ही आपको पता शायद 21% कम हो गई है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो उन्होंने कहा जब लोकल बंदे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, मुल्क से भाग रहे हैं, तो आप कैसे कन्विंस करेंगे फॉरेन इन्वेस्टर्स को कि वो यहाँ पे रिस्क लेके आएँ? देखिए, आपने एक नुक्ता उठाया है, इसका मैं एक टेस्ट बता दूं। जो लोगों ने बाहर पाकिस्तान से बाहर हमारे इंटरनेशनल बॉन्ड्स खरीदे थे, ये डॉक्टर साहब का बड़ा अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू था कि और भी छोटे छोटे, बड़ी अच्छी बात है कि सोचा जा रहा है कि जनाब इसका कोई वो हो, मगर उनका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि इसके लिए जो हर IMF और हर डोनर इदारा हमें या दुनिया भर ये कह रही है कि आप अपने इकनॉमिक रिफॉर्म्स करें। ये पॉलिसी की छोटी मोटी तब्दीली से ये फ़र्क नहीं पड़ेंगे, उसका एजेंडा एक सामने आना चाहिए। और वो प्रॉब्लम ये है कि अब गवर्नमेंट को बड़ा थोड़ी देर रह गई है, तो ये उसमें क्या ये लाएंगे क्या नहीं करेंगे, ये पूरा एक उसका एक डिटेल्स अभी रिक्वायर्ड हैं
कि वो क्या उसका लाएमल क्या होगा, हम प्राइवेटाइजेशन पे क्या करेंगे, ये जो 1500 अरब रुपए का जो हमारा स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के ऊपर लॉस जा रहा है उनका क्या होगा, उनको टर्न अराउंड अगर करना है तो क्या करना है, बेचने कौन से हैं, कौन से नहीं बेचने हैं, और ये रिफॉर्म्स ओवरऑल बैंकिंग रिफॉर्म्स हैं। उसके बाद एक सिर्फ उन्होंने ज़रूर बात की है कि सबसे इम्पोर्टेंट ये ज़रूर है कि वन विंडो करना है, मगर अभी ये सिविल मिलिट्री का एक खूबसूरत इम्तजाज बनाने तो जा रहे हैं। पर मैं देख रहा था कि पता नहीं सिर्फ आपने भी नोट किया, बिल्कुल, मैं वही आपसे बात करने वाली थी। गवर्नमेंट के लोग जो बैठे हुए थे उनके चेहरे बड़े लटके हुए थे। कई दफ़ा बॉडी लैंग्वेज जो है ना वो बड़ी मैटर करती है कि प्राइम मिनिस्टर भी बड़ा यूं करके बार बार वो देख रहे थे। इसहाक डार तो बाकायदा सो रहे थे या अपनी परेशानी का पेशेमानी का कुछ इजहार कर रहे थे। मुझे ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर साहब साथ हैं, अगर कुछ फाइनल आपने उनसे वर्ड्स लेने हैं डॉक्टर साहब क्विकली सम अप कीजिएगा। जी, आपके मुकाबले में सिर्फ इजाफा ये करूंगा कि आज जो भी उन्होंने ये काउंसिल बनाई है, मेरा एक सवाल ये है कि इस मीटिंग में जो दो वज़रा आला थे वो उन सूबों को रिप्रेजेंट करते हैं जहां 65% GDP है, वहां तो इलेक्टेड है नहीं। तो क्या अगली हुकूमत इन उसूलों को से मुत्तफिक होने के बावजूद क्या इस पर अमल दरामद की पाबंद होगी? इसका जवाब है कि नहीं। सवाल ये पैदा होता है कि या तो आप इसको पहले करते और बजट में उसका रिफ्लेक्शन आता। बजट आप दे चुके हैं, अगले साल का हुकूमत का टाइम आपका ख़त्म हो रहा है, तो सवाल ये पैदा होता है कि ये खुशकुन बातें जो आपने की हैं क्या अगली हुकूमत वफाकी और सूबाई इसके पाबंद होंगे? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। वक्त मेरे पास बहुत कम है, इंशाल्लाह फिर से आपको ज़हमत देंगे। आपके वक्त के लिए शुक्रिया। नाज़रीन, जो बड़ी सियासी खबरें हैं उनके ऊपर तो बड़ी बात हो गई है, मगर अब बात हम करने जा रहे हैं बहुत बड़े बड़े अवामी मसाइल के ऊपर, जिनमें लोड शेडिंग है, महंगाई है। एक छोटी सी ब्रेक से वापस आके यहीं से आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। बड़े मसाइल हैं लोड शेडिंग के, महंगाई के, क्या होने जा रहा है? जी क्विकली ये है कि हमारे पास क्योंकि टाइम थोड़ा है तो ये टिकर्स के ऊपर महंगाई की सूरत हाल वहाँ पे चल रही है कि दिखा रहे हैं कि 20 किलो का आटा 1200 से बढ़ के 3200 का हो गया है, मुर्गी 200 रुपये 90 से लेके 550 की हो गई है, तो चल रही है। ये सारे टिकर्स इस पर पढ़ते रहें और उसके बाद गवर्नमेंट का रवैया देखें कि यहाँ पे सेनेट के अंदर वो जो है ना वो बहस चल रही है कि जनाब हमारे पैसे बढ़ाए जाएं। आगे ही सरकारी बाबुओं की जो है 30 से लेके 35% जो है तनख्वाहें बढ़ा दी गई हैं क्योंकि महंगाई है। बड़ी अच्छी बात है कि सैलरीड क्लास की बढ़नी चाहिए, पर वहाँ पे जो एक बना देते हैं कि आयरलैंड के जी फाइनेंस मिनिस्ट्री वालों के डबल कर दें, फॉरेन मिनिस्ट्री के डबल कर दें, और डबल तनख्वाहें जो हैं PM हाउस प्रेसिडेंट हाउस वाले भी ले जाते हैं। आगे ही डबल हैं सुप्रीम कोर्ट के एम्प्लॉयज़ की, तो अब ये कहा जा रहा है कि और मांगी जा रही है, कभी और सैलरी के बराबर जो है ना उनको पैसे दिए जाएं, तो ये एक बड़ी तकलीफ दे। दूसरा, लोड शेडिंग जो है इस वक्त जो है शहरों के अंदर बताया जा रहा है कि 8 से 10 घंटे हो रही है, और गांव में इन्होंने कंफर्म किया अपने गांव से कि 8 से लेके 14 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही है, शेड्यूल्ड एंड अनशेड्यूल्ड। और उसकी हालत यह है कि बुरी खबरें ये हैं कि उसका हल नहीं नज़र आ रहा। हमें यह भी बताया जा रहा है कि सर्दियों में भी इस दफ़ा लोड शेडिंग हो जाएगी, तो ये मामला हो नहीं पा रहा क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं। और सबसे बड़ी जो 2 आज बुरी खबरें आई हैं इससे रिलेटेड कि ये सिलसिला जारी रहेगा। पहला तो ये है कि जनाब ये हमारा जो LNG के जो कार्गोज थे वो उसको 6 कार्गोज आने थे और किसी कंपनी ने उसकी बोली नहीं दी। उन्होंने कहा ये आप मजाक कर रहे हैं। 2 वजूहत, एक ये है कि जो अखबारों में खबरें छपी हैं कि ये आप हमारा सिर्फ एक तजर्बाती गुब्बारा छोड़ के ना टेस्ट कर रहे हैं कि आप लोएस्ट बिडर से ना आप लेना चाहते हैं अजरबैजान से, क्योंकि वहाँ के आपने ये क्लेम कर दिया कि हमने बड़े सख्त पैरामीटर्स बनाए हैं, अगर वो सस्ती दे रही हो तो लेंगे, तो आप सबसे सस्ती से ज़्यादा उनसे ले लेंगे, वो भी बड़ा मुनाफे बख्श होगा। दूसरा उन्होंने कहा कि रिस्क फ्री इतना ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर इनके पास पैसे हैं नहीं हैं और ये डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हैं, हो सकता है कि हमारे पैसे कल को डूब जाएँ। तो ये एक बहुत बुरी खबर है। और ये खबर के गर्मियों में हमारे पास बिजली नहीं है और सर्दियों में, गर्मियों में भी गैस नहीं है और सर्दियों में भी गैस नहीं होगी।
क्योंकि ये LNG अगर ना हो पाई और हमारे पास पैसे भी नहीं हैं। लास्टली कि जो तेल और गैस को तलाश करने की जो फील्ड्स हैं उसके भी जो हैं जो टेंडर दिए गए थे उसमें से 15 के करीब फील्ड्स हैं जिसमें किसी कंपनी ने दिलचस्पी का इजहार नहीं किया था, क्योंकि हमारे दिन ब दिन जो हैं गैस के और कार्बोहाइड्रेट्स के पेट्रोलियम के रिजर्व्स नीचे गिरते जा रहे हैं। उसका वायद यही है कि अल्टीमेटली सेल्फ रिलायंस हो। अच्छी बात है कोल की तरफ वो किया जा रहा है, सोलर की तरफ किया जा रहा है, मगर ये है कि जो एक्सप्लोरेशन ऑयल एंड गैस की थी उसके अंदर कोई अच्छे हालात ही नजर आ रहे हैं, ना कोई हम पैसा खर्च कर रहे हैं ना हमारी नीयत है। बिल्कुल, मैं इसके साथ ही क्लोजिंग की तरफ बढ़ूंगी। और आमिर साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की, ये सिर्फ मेरे गांव का मसला नहीं है बल्कि आपके गांव का, चाहे उनके डिवीजन्स मुख्तलिफ हैं, हर जगह पे इसके मसाइल का सामना है। मुझे इजाजत, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।